Hello and welcome all. So today we are going to start with the topic recruitment. Basically in this video we are going to cover the topic recruitment where we'll study the meaning of recruitment and the main sources of recruitment. So let's start. Recruitment होता क्या है? According to a famous author, he defines recruitment is a process of searching for prospective employees and stimulating them to apply for the job in the organization. Look, organization क्या होता है? कंपनी में काम करने के लिए हमें लोग तो चाहिए, एम्प्लॉयज़ चाहिए काम को करने के लिए। बेशक कंपनी के पास बहुत पैसा है, बहुत टेक्नोलॉजी है ना, बहुत स्पेस है, बहुत अच्छा प्रोडक्शन सिस्टम है, बट उन सब चीज़ों को अचीव कौन करेगा, उनको यूज़ कौन करेगा, उससे आउटपुट कौन लाएगा? ह्यूमन रिसोर्स लाएगा। तो उस ह्यूमन रिसोर्स को फाइंड करना, वो एम्प्लॉयज़ को फाइंड करने के जो प्रोसेस को हम बोलते हैं उसको बोलते हैं रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग ऑफ प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़, जो अभी तक हमारे एम्प्लॉयज़ हैं नहीं बट हम उनको अपना एम्प्लॉयज़ बनाएंगे फ्यूचर में या बनाना चाहते हैं, और उनको स्टिमुलेट करना, इनकरेज करना ताकि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो वैकेंसी है उसके लिए अप्लाई करें। फाइन, तो इसको बोलते हैं रिक्रूटमेंट। नाउ रिक्रूटमेंट इज़ अ पॉजिटिव प्रोसेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मीन्स कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम हमारे पास जो रिक्रूटमेंट्स हैं वो चाहते हैं, या मैं चाहती हूँ मेरे पास मैक्सिमम लोग मेरे ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करें ताकि मुझे चॉइस तो मिले चूज़ करने के लिए। अगर मेरे पास एम्प्लॉयज़ ही 3 या 4 रिज्यूम्स आएंगे, 3 या 4 लोग आएंगे अप्लाई करेंगे मेरी ऑर्गेनाइजेशन में, तो मेरे पास बहुत कम ऑप्शन होगा जिनमें से मैं सेलेक्ट कर सकती हूँ। तो आई वांट कि मेरे पास मैक्सिमम से मैक्सिमम एम्प्लॉयज़ अपना रिज्यूम दें या ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करें ताकि मैं उनमें से एक बेस्ट को सेलेक्ट करूं। तो रिक्रूटमेंट क्या होता है? एक पॉजिटिव प्रोसेस होता है जहां पे हम मैक्सिमम से मैक्सिमम पार्टिसिपेशन चाहते हैं। होप रिक्रूटमेंट का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। बेसिकली इट इज सर्चिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर द जॉब। So in short we can say it involves attracting and obtaining as many applications as possible from eligible job seeker. They should be eligible obviously. So now there are two sources of recruitment, internal sources and external sources. मतलब हम ये recruitment जो हमें करनी है इसको हम कर कैसे सकते हैं, कहाँ से हम अपने employees को ढूंढ सकते हैं, कहाँ से हमें employees मिल सकते हैं। तो there are mainly two sources, internal sources and external sources. So if I talk about internal sources में हमारे पास क्या ways होते हैं? Transfers, promotions, employee referrals. What is transfer? Transfer is basically when we shift one person to another department, या एक person को जो हमने एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया, दैट इज़ बेसिकली ट्रांसफ़र। जहाँ हम उसकी जॉब ड्यूटीज़ में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में या उसकी सैलरीज में कोई भी चेंज नहीं करते हैं, सिर्फ हमने उसकी लोकेशन को चेंज कर दिया, एक डिपार्टमेंट से दूसरी जगह दूसरे डिपार्टमेंट में भेज दिया या एक जॉब लोकेशन से दूसरी जॉब लोकेशन में भेज दिया। सो दिस इज़ ट्रांसफ़र। बेसिकली कंपनीज इसको कब करती हैं? सपोज मैं बोलूँ कि मेरे प्रेजेंट डिपार्टमेंट में जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ओवर एम्प्लॉयज़ हैं, ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, तो रेदर कि मैं उनको वहाँ से ले ऑफ करूँ, उनको निकाल दूँ, मैं क्या करूँगी कि जहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो गई है किसी और डिपार्टमेंट में सिमिलर जॉब के लिए, तो मैं उस पर्सन को यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर दूँगी ताकि उसकी जॉब भी नहीं जाएगी और ऑर्गेनाइजेशन में भी जो वैकेंसी है वो ईजिली फिलअप हो जाएगी। सो दिस इज़ इंटरनल सोर्स। इंटरनल सोर्स मीन्स व्हेन वी आर फिलिंग द वैकेंसी फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, अपने ऑर्गेनाइजेशन में से ही वैकेंसी को फिलअप करें। सेकेंड इज प्रमोशन। प्रमोशन मीन्स व्हेन वी आर गिविंग प्रमोशन टू एम्प्लॉयज़, जब मैंने किसी भी एक एम्प्लॉय को प्रमोट कर दिया किसी हायर डेजिग्नेशन के लिए। सपोज मैं बोलूँ कि एक पर्सन अभी मैनेजर था और सीनियर मैनेजर के लिए मैंने उसको प्रमोट कर दिया, तो इसमें हमने उसकी सैलरी को भी रेज़ कर दिया, उसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी रेस कर दिया, है ना, उसका जो भी उसकी ड्यूटीज़ हैं उसमें भी एनहांसमेंट आ गया, वो भी अभी बढ़ जाएंगी। तो प्रमोशन उसको बोलते हैं जब हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में से एक एम्प्लॉय को हायर पोजीशन के लिए उसको प्रमोट कर दिया। तो ये इससे एम्प्लॉयज़ मोटिवेट भी होते हैं, उनको पता है कि वो अगर अच्छा काम करेंगे तो दे हैव द चांस कि उनको इसी ऑर्गेनाइजेशन में प्रमोशंस भी मिल सकते हैं। थर्ड इज़ एम्प्लॉय रेफरल। एम्प्लॉय रेफरल मीन्स एम्प्लॉयज़ कई बार क्या करते हैं, उनको पता होता है कि उनके ऑर्गेनाइजेशन में जो वैकेंसी है वो बाहर अपने फ्रेंड्स को या रिलेटिव्स को इन्फॉर्म कर देते हैं, तो इसके थ्रू वो ऑर्गेनाइजेशन में किसी नॉन पर्सन को जब लेकर आ रहे हैं तो उसको बोलते हैं एम्प्लॉय रेफरल्स। तो एम्प्लॉयज़ के रेफरेंस की वजह से जो रिक्रूटमेंट होगा उसको बोलेंगे
employee referral. So these are the internal sources of recruitment. Fine. Now if I talk about external sources of recruitment, so we can see there are various sources of external recruitment. फर्स्ट इज़ मीडिया एडवर्टाइजमेंट. मीडिया एडवर्टाइजमेंट ही जब हमने न्यूज़पेपर्स में ऐड दे दिया, किसी भी मीडिया के थ्रू जब हम ऐड दे रहे हैं, रेडियो पे ऐड आ रहा है या न्यूज़पेपर्स में ऐड आ रहा है, देखा हमने कई बार देखा होता है कि न्यूज़पेपर में एक प्रॉपर एक पेज होता है एडवर्टाइजमेंट्स के लिए, जहाँ पे हर तरीके की एडवर्टाइजमेंट एक कैटेगरी वाइज दी जाती हैं. तो वो क्या है, मीडिया एडवर्टाइजमेंट, जहाँ पे आपने एडवर्टाइजमेंट दिया, लोगों ने वहाँ से एडवर्टाइजमेंट को पढ़ा और पढ़ने के बाद अगर उनको लगा कि वो सूटेबल है उस पर्टिकुलर जॉब के लिए, तो उन्होंने आपकी जॉब के लिए वहाँ पे अप्लाई कर दिया. तो यहाँ से हमारे पास बहुत सारे एप्लीकेशंस आ गए. सेकेंड इज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज. एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बेसिकली इज रन बाय द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट इसको रन करती है, जहाँ पे आप अगर आप अनएम्प्लॉयड हो तो वहाँ पे आप जाके अपना नेम, अपने सब डिटेल्स मेंशन करा सकते हो, और जिस टाइम पे भी वैकेंसी आती है तो ऑर्गेनाइजेशन वहाँ से वो लिस्ट को ले लेते हैं, उन वैकेंसीज को फिलअप करने के लिए उस लिस्ट के थ्रू एम्प्लॉयज़ को बुला लेते हैं. तो थर्ड इज़ फैक्ट्री गेट रिक्रूटमेंट. फैक्ट्री गेट रिक्रूटमेंट मीन्स बेसिकली अनस्किल्ड लेबर्स के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है. जैसे सपोज तुमने कभी देखा होगा कि फैक्ट्री के गेट के बाहर लिखा होता है कि 1 ड्राइवर रिक्वायर्ड, या लिखा रहता है कि इतने लोगों की रिक्वायरमेंट है काम को करने के लिए, या मेड रिक्वायर्ड, ऐसे इस टाइप का जो लिखा रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं, फैक्ट्री गेट रिक्रूटमेंट. जब आपने फैक्ट्री के गेट पे अपनी वैकेंसी को एडवर्टाइज़ कर दिया, वहाँ पे उसको लगा दिया. नेक्स्ट इज कैजुअल कॉलर्स. कैजुअल कॉलर्स क्या होते हैं, हम कई बार देखते हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि मेल कर देते हैं अपने रिज्यूम्स को, है ना, कि मैं जॉब ढूंढ रही हूँ, तो मैंने क्या किया, ऐसे ही रेंडमली बहुत सारी कंपनीज में अपने रिज्यूम को मेल कर दिया. तो वो क्या है, वो वही होते हैं कैजुअल कॉल, जो फ़ोन करके पूछ रहे हैं, जो मेल्स के थ्रू अपना रिज्यूम ड्रॉप कर देते हैं, या ऐसी आके उन्होंने अपना रिज्यूम दे दिया, तो उसको बोला जाता है कैजुअल कॉलर्स. जो जनरली जो कॉल कर रहे हैं, जो मेल कर रहे हैं, तो उसके लिए कंपनी क्या करती है, उन रिज्यूम्स को ऐसे ही फेंक नहीं देती है, या उन मेल्स को ऐसे ही डिलीट नहीं कर देती है. वो एक प्रॉपर एक डेटाबेस मेंटेन करके रखती है, और जब भी उसको ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ से उसको डेटाबेस को यूज़ करके और उन पर्टिकुलर एम्प्लॉयज़ को जो सुटेबल है उनको कॉल करके इंटरव्यू के लिए बुला लेती है. नेक्स्ट इज़ कैंपस प्लेसमेंट. ये तो जनरली हम सब ने सुना है कैंपस प्लेसमेंट. जब भी हम किसी भी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए भी जाते हैं, या आगे हम कोई भी कॉलेज में जब एडमिशन लेते हैं, तो हम जाते ही सबसे पहले एक क्वेश्चन ये पूछते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी कंपनीज आ रही हैं इंटरव्यू के लिए, है ना, पूछते हैं ना, ताकि हमें लगता है कि जब हम पास आउट हो जाएंगे तो हमें जॉब मिल जाएगी ना कॉलेज के थ्रू ही. तो उसको बोला जाता है कैंपस प्लेसमेंट. जब कंपनीज हमारे कॉलेज में आती हैं और वहाँ पे आके जो भी टेक्निकल जो स्टूडेंट्स हैं या जो मैनेजमेंट स्टूडेंट्स हैं उनका इंटरव्यू लेती है, और उनको जो भी जिस टाइप की भी वैकेंसीज को फुलफ़िल करना है उसके अकॉर्डिंग वो उनको वहाँ से कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू लेके जाती है. तो इसको बोला जाता है कैंपस प्लेसमेंट. नेक्स्ट इज वॉक-इन्स इज सेम लाइक एडवर्टाइजमेंट, जहाँ पे आपने एडवर्टाइज दे दिया और उस एडवर्टाइजमेंट को देख के उस एडवर्टाइजमेंट को देख के लोगों ने क्या किया, आना स्टार्ट कर दिया. एडवर्टाइजमेंट आई कि इस डेट को इस कंपनी में इंटरव्यूज़ होने वाले हैं इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, और लोग आने स्टार्ट हो गए. तो वॉक-इन्स इसको ही बोलते हैं, जब लोग आ रहे हैं इंटरव्यू के लिए. तो इससे एक प्रॉब्लम भी आती है कि एन नंबर्स ऑफ एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो आने स्टार्ट हो जाते हैं. तो इट बिकेम टफ कि हम कैसे, अगर हमें आज में उस वैकेंसी को फिलअप करना है या आज में इंटरव्यूज़ करने हैं, तो हम कैसे इतने सारे लोगों को एक साथ जज करें, एक ही दिन में इतने सारे एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं. तो वो बहुत टफ प्रोसीजर हो जाता है. उनमें से बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो शायद सुटेबल भी नहीं होते, और फिर उनको स्क्रूटनी करना इट बिकम टफ. सो वॉक-इन्स में हमें बहुत सारे एम्प्लॉयज़ एक दिन में मिल जाते हैं ऑल्दो, बट वो प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. ई रिक्रूटमेंट होता है जब आप इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अपनी वैकेंसीज को फिलअप करते हैं. जैसे हमने बहुत सबने सुना होगा कि naukri.com पे अपना रिज्यूम डाल देते हैं हम, या मॉन्स्टर पे अपना रिज्यूम डाल देते हैं. तो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जब कंपनी सर्च करती हैं अपनी वैकेंसीज को, तो उसको बोला जाता है ई रिक्रूटमेंट. इंटरनेट के थ्रू जब वो सर्च कर रही हैं, एग्जाम्पल कि naukri.com से, monster.com से. नेक्स्ट इज मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स. मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स क्या होते हैं, आपने रिक्रूटमेंट एजेंसीज वर्ड सुना होगा. तो ये क्या करते हैं कि अपने पास एक डेटाबेस मेंटेन करके रखते हैं कि ये, जैसे सपोज़ मैं बोलूँ कि मुझे जॉब चाहिए, तो मैंने क्या किया, मैं गई रिक्रूटमेंट एजेंसी के पास
वहाँ पे जाके मैंने अपना रिज्यूम सबमिट करा दिया। और रिज्यूम सबमिट कराने के बाद वो कंपनी, उनका क्या होता है, टाई अप होता है कंपनीज़ के साथ कि जब भी कंपनी को वैकेंसी की ज़रूरत पड़ती है तो वो उनसे कॉन्टैक्ट करते हैं। तो उनके पास मेरा भी रिज्यूम है, तुम्हारा भी रिज्यूम है, XYZ सबके रिज्यूम्स हैं, तो सबके अलग अलग क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उन्होंने सबने हमारा सबका डेटाबेस मेंटेन करके रखा है। और जिस टाइप की भी उनके पास वैकेंसी आती है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, फिर वो उसी पर्टिकुलर कैंडिडेट को वहाँ पे रिक्रूटमेंट के लिए भेज देते हैं या वहाँ पे इंटरव्यू के लिए भेज देते हैं ना। इससे उन्हें क्या बेनिफिट मिलता है, लोग उनका एक डील होती है या कॉन्ट्रैक्ट होता है कंपनी के साथ भी। और कई बार जो इंडिविजुअल है जो ऑर्गेनाइजेशन में वहाँ पे जो रिज्यूम देख के गया है उसके साथ भी, कंपनी के साथ उनका ये होता है कि वो जैसे सपोज मुझे अगर 50,000 की जॉब मिल रही है तो उनको भी वो 1 महीने की सैलरी मेरी देंगे। तो मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स को भी 1 महीने की सैलरी मिल गई 50,000 रुपीज़। या फिर वो मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि अगर उन्होंने मेरी जॉब लगवाई तो मतलब मेरी जॉब का जो भी 20% या 30% होगा वो मुझे उनको देना होगा। सो इट इज़ देयर बेनिफिट कि उससे वो क्या बेनिफिट ले रहे हैं, और कंपनी को इसके थ्रू रिक्रूटमेंट भी मिल जाती है और मुझे भी उसके थ्रू जॉब मिल गई। तो इसको बोलते हैं मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स, जो मिडल मैन की तरह एक्ट करते हैं, जो कंपनी को एम्प्लॉयज़ प्रोवाइड कराते हैं। तो होप इंटरनल सोर्सेज एक्सटर्नल सोर्सेज क्लियर हो गए रहेंगे। Now if I talk about the benefits of internal sources of recruitment, तो इससे benefits क्या होते हैं internal sources से कंपनी को। देखो, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं वो मोटिवेट होंगे कि ऑब्वियसली मेरी कंपनी में मुझे चांस है हायर पोजीशन के लिए, प्रमोशंस के लिए, तो मैं ऑटोमेटिकली मोटिवेट हो जाऊँगी, मैं वहाँ पे काम करना पसंद करूँगी। Now next is post is safe as there is no need to give advertisement about the vacancy. I don't need to publish it in newspaper. I don't need to give any money to the consultants or to the recruitment agencies. तो इससे क्या होता है, जो मेरी पोस्ट होती है वो सेव हो जाती है। मेरे को जो रिक्रूटमेंट के एक्सपेंसेस है वो नहीं करने पड़ते, इंटरव्यू कंडक्ट नहीं कराना पड़ता दोबारा फिर से, तो वो पोस्ट जो मेरी सेव हो जाती है। जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो लॉयल हो जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन को लेके, क्योंकि उनको पता है कि ऑर्गेनाइजेशन में ही उनके पास आगे स्कोप होता है प्रमोशन का या फिर आगे वहीं पे ही स्टे करने का। नेक्स्ट इज ट्रेनिंग कोर्स इज़ ऑल्सो सेफ। जो जब एम्प्लॉयज़ को हायर किया जाता है तो उनका फर्स्ट डे इंडक्शन प्रोग्राम होता है जिसको हम ओरिएंटेशन डे भी बोलते हैं। तो उस टाइम पे भी कंपनी को पूरा एक ट्रेनिंग डे ऑर्गेनाइज कराना पड़ता है, जहाँ पे एम्प्लॉयज़ हमें बताते हैं कि एक बेसिकली जहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन कराया जाता है सबसे, तो वो पोस्ट भी सेव हो जाती है ना उनको। हम तो ऑलरेडी इंटरनल एम्प्लॉयज़ हैं, हमें तो सब पता है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो हमारे ऊपर वो ट्रेनिंग या वो इंडक्शन प्रोग्राम करने की उनको ज़रूरत नहीं होती, तो वो ट्रेनिंग कोर्स भी जो होती है उनकी वो सेव हो जाती है। If I talk about the limitations of internal sources of recruitment, then the company don't have exposure to outside, young people जिनको knowledge है या जिनको latest modern technology, जो अभी freshers हैं वैसे, जिनके पास innovative ideas हैं, वो लोग उनको नहीं मिलते। उनको सिर्फ उनके पास वही लिमिटेड सा स्कोप है, जो ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं उन्हीं में से ही वो आगे नेक्स्ट वैकेंसी को फिलअप करते हैं। तो उनके पास बाहर से जो पूल ऑफ कैंडिडेट्स हैं, जो एक्सटर्नल सोर्सेज है वो उनके पास अवेलेबल नहीं होंगे। एंड इट कुड लीड टू फेवरिज्म एज वेल, कि जो मेरा फेवरेट है मैंने उसको तो प्रमोशन दे दिया, बेशक से वो अच्छा काम नहीं भी कर रहा था, जो अच्छा काम कर रहा था उसको प्रमोशन नहीं मिला, तो इसकी वजह से कई बार फेवरिज्म भी हो जाता है। सो होप ये क्लियर हो गया रहेगा अच्छे से। थैंक यू।